डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हाल के दौरान में दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में व्यापारी और दर्शक पहुंचे। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की टीम भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुई। इस मेले में कृषि जगत से जुड़ा क्या कुछ खास रहा, आइए एक नजर डालते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। इस बार का अपना कमोडिटी एक्सपर्ट कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार हम आपको लेकर के आए हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। जी हां, इन IIFT के इस ट्रेड फेयर के अंदर में क्या लगता है आपको किसानों के लिए क्या कुछ खास है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी एग्री इंडस्ट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और किसान के लिए क्या कुछ यहां पर खास होने वाला है। हम चलेंगे डेयरी प्रोडक्ट क्या कहता है, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। 124 अरब डॉलर का ये कारोबार 2030 तक जो बढ़ करके 230 अरब डॉलर का होने वाला है, उसके लिए यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। चलिए मेरे साथ। इस विशेष पैनल के अंदर में हमारा साथ दे रहे हैं तीन खास मेहमान। यंग एंटरप्रेन्योर भी आप उनको बोल सकते हैं। युवा अवस्था के अंदर में वो डेयरी को लेकर के, डेयरी उद्योग को लेकर के क्या विचार रखते हैं, क्या दूरदर्शिता है और कितनी संभावनाएं उनको नजर आ रही हैं। हमारे साथ में इस समय पर सूरज दीक्षित हैं। आपका स्वागत है सूरज जी। हमारे साथ रजत अग्रवाल हैं और साथ ही सोमना अग्रवाल हमारा साथ दे रही हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। धन्यवाद सर। सूरज जी, मेरा पहला सवाल, चूंकि पैनल यंग है और बड़ी छोटी उम्र के अंदर में आप लोगों ने बिजनेस को संभालना शुरू किया है और ये एक दूरदर्शिता है, क्योंकि भारत की जो ताकत है वो यंग एंटरप्रेन्योरशिप है और दुनिया के अंदर में यही कहा जा रहा है कि भारत के पास में युवा शक्ति है। और उस युवा शक्ति की दूरदर्शिता क्या कहती है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में आप लोग हैं और डेयरी को आपने चुना है। डेयरी के अंदर में चूंकि जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने बताया अभी तकरीबन 124 अरब डॉलर का ये कारोबार है, ये बाजार का साइज है और 2030 तक आते आते 230 अरब डॉलर का हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 100 अरब डॉलर की यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देती है, लगभग 2 गुना की। किस नज़र से देखते हैं? तो पहले तो धन्यवाद सर। जैसा कि आपने इंडिया मार्केट की बात करी, तो इंडिया जो है वो 25% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन, वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन को। हम पिछले 9 साल में 58% की दर से हम लोग ग्रोथ हुए हैं और जो ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल जो ग्रोथ रेट है वो 9% की है मिल्क की अगर प्रोडक्शन की बात करें। इसमें भी जो 15% जो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन को, वो यूपी है। हमारे 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो यूपी में हैं। आज जो हमारी ताकत है वो हमारे किसान हैं, हम उनके किसानों पे काम कर रहे हैं। रजत जी, किसान, चूंकि मेन दूरी तो किसान है, यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको मिलते हैं। गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि दूध की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए, लेकिन जितना इस समय पर बाजार के अंदर में रिक्वायरमेंट दूध का है, एक तो हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। जितना पनीर मार्केट में आ जाता है उतना प्रोडक्शन दूध का नहीं होता। तो ये इस मार्केट को किस तरीके से समझा जाए और इस मार्केट को किस तरीके से उसको सिंक किया जाए, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से किसान को रेट मिलेगा, जिस हिसाब से किसान को कैटल फीड मिलेगा, जिस हिसाब से किसान को प्रोडक्शन मिलेगा, उस हिसाब से हमारा दूध उत्पादन बढ़ेगा। हमारा अभी जो सबसे बड़ा इशू जैसे साहब ने बताया वो दूध उत्पादन को लेकर है। दूध उत्पादन एक ऐसा इशू है जो जिसकी वजह से अभी जो हमारी डिमांड है वो मीट नहीं हो पा रही है। दूध की जो हमारी दिक्कत है वो खत्म हो जाए, उसके ऊपर दिक्कत को खत्म करने के लिए
क्या मेजर्स क्या होने चाहिए? देखिए ठीक है, कैटल्स को आप इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन एक कैटल के बहुत सारे आप यूं मान करके लिमिटेशंस हैं। जी 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 ठीक है, आज अगर दूध की प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो इंजेक्ट किया जाता है उसको, जी और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। जी। अब वो जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होकर के आती है, यहाँ पे दो मेजर इश्यूज आते हैं। एक, जो फीड कैटल को दिया जा रहा है उसके अंदर पेस्टिसाइड है, जी ठीक है, वो पेस्टिसाइड मिल्क के थ्रू ह्यूमन कंजम्पशन में भी जा रहा है, उसको जी। किस तरीके से कैटर किया जाए? अब जैसे जो किसान अपना सरसों बनाता है, किसान जो बिनौला बनाता है, वो बिना पेस्टिसाइड के उगाए, उसके लिए उसको जैसे हमारा पशु आहार भी आता है, तो हम उसमें किसान को वही रेट देते हैं जिसमें किसान का बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के, मिलावट के वो बढ़ा सकता है उसको, और उसी को हम अपना प्रोक्योरमेंट सेंटर में किसान को देते हैं और एक वाजिब रेट में देते हैं, जिससे किसान वो पशु आहार खाए और अपना दूध उत्पादन उससे बढ़े। जी सोमना, चूंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर और डेयरी इंडस्ट्री के बीच के अंदर में यहाँ पे जैसा मैंने अभी रजत जी से जो सवाल किया कि एक जो मेजर इशू है वो आता है कि हम पशु को दे क्या रहे हैं और उससे इनपुट हमारे को आउटपुट क्या मिल रहा है। इनपुट पे डिपेंडेंसी है कि जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो हमें आउटपुट भी दे रहा है जी। और अडल्ट्रेशन जो है मिल्क के अंदर में हैवी क्वांटिटी के अंदर में है। और हम देखते हैं जब भी अमूमन त्योहार आते हैं उस समय पर रेट सबसे ज्यादा मिठाइयों की दुकान पर इसी को लेकर के होती है। उसको किस नजर से देखती हैं? एक दो, आपको क्या लगता है कि 2030 का जो ये नंबर है 230 बिलियन का डॉलर का, उसको अचीव करने के लिए चैलेंजेस क्या है? जी सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस जो डेयरी में बहुत कम है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका जो सबसे पहला सवाल था उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत चैलेंजेस हैं डेयरी इंडस्ट्री में, बट हम लोग जो उत्पादन करते हैं और जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास टॉप नॉच टेक्नोलॉजी हो, जिससे कि जो भी मिलावटी दूध है या जो भी ऐसा पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स मिला हुआ दूध हमारे पास आ रहा है या प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, उसको हम बेस लेवल पे ही रिजेक्ट कर दें और आगे वही दूध भेजें जो आपके लिए सेफ़ है कंजम्पशन के लिए। हम लोग टेक्नोलॉजी यूएस से, अमेरिका और यूरोप यहाँ से लेके आते हैं, जिससे कि जो बेस्ट दूध आपके पास पहुँचे, तो वो वही उसी हिसाब से अपना उत्पादन करते हैं। जैसे आपने बोला वो आउटपुट और इनपुट का खेल है पूरा, तो जो वो अपने गाय को खिलाएंगे वो ही बाहर निकलेगा, वो ही हमारे पास पहुँचेगा, चाहे वो भैंस का हो चाहे वो गाय का हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर। और वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। एक 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। पंक्ति में खड़े अंतिम किसान तक विकास की बयार पहुंचे, यही तो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जितनी नई किस्में हैं ना, ये सारी हाई बायोमास की एंट्री है। इन किस्मों की खास बात है कि अब इनको आपको 10 बाई 10 मीटर पे नहीं लगाना है, ये सघन बागवानी 5 बाई 5 मीटर पे आप लगा सकते हैं। खासकर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ज्यादा तापमान भी होगा तब भी ट्यूबर अच्छे बनेंगे। वो यदि राष्ट्रीय बीज निगम हो या कोई स्टेट की बीज निगम हो, स्रोत सही हो। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, मलयांचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक। कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। दूध इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, यहाँ पर मुनाफा आने वाला है, कितना मुनाफा आ सकता है और दूध का जो उद्योग है उसके अंदर विकल्प कहाँ छिपे हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में हैं, ये हम जान रहे हैं। सूरज जी, चर्चा जैसे कि जारी है, हमें मालूम है कि हम कैटल को क्या चीज दे रहे हैं, ठीक है, जो वो इनटेक कर रहा है उसी हिसाब से हमारे पास में उसकी आउटपुट पहुंच रही है। सवाल अब ये उठता है कि डेयरी उद्योग
जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम से शुरुआत से पहले कि डेनमार्क का अगर कैटल को अगर लिया जाए, जो वहां की जो दुधारू गायें आ रही हैं, ठीक है, अब उसकी यहाँ आकर के मिक्सिंग हो रही है और ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि पशु से 40 लीटर पर डे, 80 लीटर पर डे ये दूध कैसे निकाला जाए। लेकिन वहीं देसी गाय की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड A2 मिल्क का भी यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से कि A2 की तरफ पे शिफ्ट किया जाए। और बहुत सारे डेयरी प्लांट्स तो ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर अब गाय को पर्टिकुलरली बड़ी खास तवज्जो दी जा रही है और गाय के दूध की प्रोडक्टिविटी लेकिन वहां पे इंक्रीज करना वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देसी गाय का दूध जो है वो 4 लीटर 5 लीटर ज्यादा से ज्यादा 8 लीटर, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? तो सर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारा खुद का फार्म है सियाना में, जहाँ पे हमारे पास 500 गिर और साहिवाल गाय हैं। अच्छा। वहाँ पे हम इसका पायलट करते हैं कि कैसे हम उनकी यील्ड इंप्रूव कर पाएँ। तो अभी हम उसकी फीड जो हम उसको फीडिंग जो कर रहे हैं प्लस उसकी AI दोनों को काम करके हम कैसे अपनी नॉर्मल जो इंडियन ब्रीड है कैसे उनकी यील्ड इंप्रूव कर पाए, ठीक है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। प्लस हम उसके साथ साथ जो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं, गांव में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो यूथ है वो गांव से शहर में आ रहा है, क्योंकि गांव में उसको पैसा ढंग का मिल नहीं पाता है, क्योंकि डेयरी में पैसा डेवलपमेंट में हो नहीं पा रहा है। तो हम अच्छे दूध के रेट उनको दे पा रहे हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम उनकी दूध की जो यील्ड भी इंप्रूव कर पाएँ, प्लस जो हम उनकी परचेजिंग पावर मिल्क की है वो भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि जैसे उनको जो है शहर जब वो माइग्रेट होते हैं, वो शहर माइग्रेट ना होके जो माइक्रो जो फार्म्स हैं, जो उन्होंने फार्म्स बना रखे हैं, उनको बड़ा कर पाएँ। तो हम उस पे हम लोग यूथ पे काम कर रहे हैं अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। मिल्क पाउडर का मार्केट साइज क्या देख रहे हो और एक्सपोर्ट्स क्या देख रहे हो आप? आज की तारीख में जैसे SMP की आप बात करते हैं, मिल्क पाउडर की बात करते हैं, तो इसका मार्केट साइज़ ह्यूज मार्केट साइज़ है आज की तारीख में। पर कहीं ना कहीं इंडियन जो मार्केट है वो वाइबल हो नहीं पाती है एज़ कम्पेयर टू यूरोप की मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने खुद ही बोला वहाँ पे यील्ड बेहतर है पर कैटल की, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल हम लोग वाइबल वहाँ पे हो नहीं पाते हैं। हमने इसका बीच का रास्ता देखा है। आज की तारीख में हम पनीर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी GCC कंट्रीज़ में, US में, और हम अपना UHT मिल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम अपने कंज्यूमर्स को एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे पाएँ और अपने किसानों को मैक्सिमम प्राइसिंग दे पाएँ। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों ने अपने किसानों को दूध का 80% हम लोगों ने उसको रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। 80%। अगर आज 100 रुपये का मैं दूध यहाँ बेच रहा हूँ तो मैं 80 रुपये वापस किसानों को दे रहा हूँ। ओके। जो कि अपने आप में हाईएस्ट था इस साल का। रजत जी, क्या आपको ये लगता है कि फार्मर्स को से अगर बेस्ट क्वालिटी अगर हमें मिल्क चाहिए जी, और इस इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज करना हो, क्योंकि अभी भी ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, अगर Tier 2 Tier 3 सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो उसके लिए किसानों को प्रीमियम और इंसेंटिव्स की तरफ कॉर्पोरेट्स को भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, और किसानों को मेरे हिसाब से काफ़ी कंपनियां इंसेंटिव की तरफ जा भी रही हैं, और मेन जो होना चाहिए वो किसान को पूरा तरह से इंसेंटिव देने का, या किसान को पूरा जो उसको दूध का रेट है वो एक वाजिब रेट देने का होना चाहिए इंटेंशन, तभी जाके किसान को दूध बढ़ेगा और जो दूध की हमारे यहाँ शॉर्टेज है वो कम होगी। प्रिजर्वेशन एक मैटर है। सोमना, मेरा सवाल आपसे है, दूध की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है जी, ठीक है जी, 12 घंटे मैक्सिमम, आप 24 घंटे जी, उससे ऊपर दूध को आप रख नहीं सकते। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके ऊपर पे काम कर रही हैं, और प्रिजर्व जो मिल्क है जिसकी शेल्फ लाइफ अब 6 महीने तक की भी आ गई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो हैं वो हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं नेगेटिव एक पॉइंट क्रिएट कर रही हैं? मुझे लगता है कि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, हमारे सबके हाथ में फ़ोन रहता है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज की डेट में हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट हानिकारक होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम प्रोडक्ट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं उसको प्रिजर्व करते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, जैसे कि जो आजकल के बच्चे हैं या जो आजकल की वर्किंग मदर्स या फादर्स हैं उनको एक कन्वीनियंस मिले, जैसे कि वो प्रोडक्ट्स को अपने पास प्रिजर्व कर पाएँ
और उसको आगे अपने बच्चों को केटर कर पाए। मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डेयरी इंडस्ट्री भी इसके साथ ग्रो कर रही है, बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रिजर्व करते हुए, न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करते हुए क्यों नहीं कर सकते ये काम जब बाकी इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं तो। डेफिनेटली। सूरज, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि देखिए आप अगर हम अगले 2 या 3 साल का ओरिजन लेकर के चलते हैं तो आपको क्या लगता है देश के अंदर में मिल्क इंडस्ट्री कितने फीसद आगे, क्योंकि 9% की ठीक है CGAR है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 9% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट यहाँ पर देखी जा सकती है? अगर देखी जा सकती है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव होने चाहिए और इसमें फार्मर किस तरीके से ज्यादा गेनर साबित हो सकते हैं? तो इसमें डेफिनेटली सर मुझे ऐसा लगता है कि 9% से ऊपर तो ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि हो क्या रहा है कि डे बाय डे जब मैंने आपको बोला कि हम यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, कि कैसे वो फार्मिंग को, कैसे वो डेयरी को डेवलपमेंट कराए ताकि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो। आज की तारीख में करीब 35% जो इनकम जनरेट हो रही है फार्मर को वो एग्रीकल्चर की है, उसमें से मोर देन 52% डेयरी की है। तो इसमें जैसे आपने ग्रोथ की बात करी, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी ही आएगी। और गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करना चाहिए, तो अडल्ट्रेशन आज की तारीख में एक बहुत ह्यूज एक लेवल पे इंडिया में इशू है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो दिल्ली NCR में करीब 2 लाख किलो पनीर पर डे सेल होता है, जिसमें से 10% मार्केट ही सिर्फ पैक्ट में है, बाकी 90% मार्केट लूज़ में है। अगर गवर्नमेंट मुहिम चलाए इसमें कि अडल्ट्रेशन या लूज़ पनीर के खिलाफ कोई अडल्ट्रेशन इस पर कोई मुहिम चलाए तो इसमें किसान को इवेंचुअली बहुत सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसको रेट्स अच्छे मिलेंगे। आज की तारीख में रेट अच्छे इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि अडल्ट्रेशन की वजह से। तो गवर्नमेंट का अगर ये सपोर्ट हो तो डेयरी में बहुत अच्छा फ्लरिश होगा। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे स्कोप ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसान पशुपालन से भाग क्यों रहा है? और जब इतनी अपॉर्चुनिटी और इतनी ग्रोथ दिखाई देती है और यहाँ पे क्या प्राइस एक ऐसा इशू है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहते हैं ऊपर वाले की प्लानिंग इंसानों की प्लानिंग से बेहतर होती है। कोविड से जूझते अपने पिताजी की देखभाल के साथ साथ उनकी खेती किसानी की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली कि क्यों वो गेट एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी इंजीनियरिंग करने नहीं जा सकी, क्यों उनका प्ले स्कूल इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचकर बंद हो गया और क्यों वो फिर से सब कुछ शुरू करने के लिए वापस अपने गांव, अपने खेतों के बीच पहुंच गई। हर क्यों का सिर्फ एक जवाब था, क्योंकि मुझे बनना था भारत की फार्म लेडी। मिलते हैं एक होनहार और अद्भुत शख्सियत वर्षा शुक्ला से, जिन्होंने न सिर्फ खेती के परंपरागत तरीकों के आगे जाकर नए नए प्रयोगों से खेतों को एक नई दिशा प्रदान की, साथ साथ अपने क्षेत्र के किसानों को ऐसी राह दिखाई जिसने उनकी दशा बदल दी। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 1 दिसंबर रात 8 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। रजत जी, किसान पशुपालन से भाग क्यों रहा है? उसकी कोशिश होती है कि पशु ना ही रखा जाए, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अदर कमोडिटीज से, जमीन के प्राइसेस से उसको अच्छी इनकम आने लगी है, वो अब ये हार्डवर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ तक ये ज़मीन की बात है, किसान ऐसा है जिसके खून में खेती और दूध बसता है, तो वो कभी भी पशुपालन से और कभी भी खेती से भाग नहीं सकता। तो हमारे हिसाब से जो मेजर इशू, जैसे सूरज भाई साहब ने बताया कि जो इशू है वो अडल्ट्रेशन का इशू है। अडल्ट्रेशन जो हो रही है, जो मार्केट में जो अडल्ट्रेटेड पनीर बिक रहा है और जो आपका मिलावटी दूध बिक रहा है, उसकी वजह से ही किसान को वो रेट नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से किसान पशुपालन में या फिर खेती में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जायज़ करे। तो अगर हम अडल्ट्रेशन को रोकते हैं, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है उतना ही सपोर्ट करे और बढ़िया सपोर्ट करे। जो अभी आने वाले समय, पिछले समय में गवर्नमेंट ने काफ़ी छापेबाजी करी, नकली मिलावटी घी को पकड़ा और नकली मिलावटी पनीर को भी पकड़ा, तो उस तरीके से ही गवर्नमेंट का सपोर्ट बना रहेगा तो किसान को पूरा फ़ायदा मिलेगा उसका 100%। आपने घी की बात की जी, अभी एक इंसिडेंट हुआ दक्षिण भारत के अंदर में, देश के एक प्रतिष्ठित मंदिर के अंदर में जो लड्डू वहाँ पे बांटे गए, ये थोड़ा सा और बताएं कि ये क्या, इस चीज़ से बचने के लिए क्या वाकई में चर्बी का कोई घी बनता है?
नहीं, चर्बी का घी तो नहीं बनता, लेकिन चर्बी उसमें दूध में एक मिलावट करने वाले लोग जो होते हैं, जो एक कह सकते हैं हम गलत लोग हैं, बहुत इस तरीके के गलत लोग हैं जो मिलावट कर देते हैं जिससे उसका दूध का फैट बढ़ जाए, ऐसा मिलावट वो कर देते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए जीसी मशीन लगाते हैं लोग, गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन कहते हैं उसे। उससे अगर हम उसके हिसाब से उस पूरा दूध खरीदा जाए तो हमारे को 100% एकदम प्योर दूध मिलेगा और उसमें किसी भी तरीके की मिलावट होने का कोई संभावना नहीं है। सोमना, क्या आपको लगता है कि जो आज की तारीख के अंदर में किसानों को भाव मिलता है पर फैट के हिसाब से, वो वाजिब है? ये तो हमारा भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और फार्मर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। वाजिब रेट तो नहीं मिलता, इसके लिए हम सब ने बहुत अर्जियां लगाई हैं गवर्नमेंट को भी। क्या रेट होना चाहिए आपके हिसाब से? आज के रेट में कम से कम 65 रुपीज़ प्लस, कम से कम जी, जो कि आज की रेट में कम से कम 5 से 10 रुपए सस्ता है। जो अभी 5 से 10 रुपए, यानी कि आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है? जी। सूरज, आपको क्या लगता है कि जो ये प्राइस अभी मिल रहा है, ये प्राइस जस्टिफाइड है? प्राइसिंग तो सर डेफिनेटली इंक्रीज़ ही होगी। और प्राइसिंग इंक्रीज़ कैसे होगी कि जैसे कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर आज की तारीख में वेजिटेरियन के पास प्रोटीन के ऑप्शंस क्या है? सिर्फ मिल्क है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स है और पल्सेस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बोला, हमने पनीर स्प्रेड लॉन्च किया, तो बच्चे जैसे म्यूनीस खाते हैं या नॉन डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, तो हमने उसको ऑल्टरनेटिव पनीर स्प्रेड में दिया। तो वैल्यूएडेड प्रोडक्ट जैसे हम लॉन्च करते जाएंगे, वैसे ही उतना ही प्राइसिंग हम बेहतर किसान को दे पाएंगे। जैसे ही जितना बेहतर हम प्राइसिंग किसान को देंगे, उतना ही किसान को वाइबल डेयरी हो जाएगा। आज की तारीख में जो किसान जो डेयरी से भाग रहा है, वो क्यों भाग रहा है? उसको बिजनेस वाइबल नहीं हो रहा है। राइट। तो हमने एक रोल मॉडल अपने कैटल फीड प्लांट पे बना रखा है कि आपको कैटल को क्या खिलाना है, आपको कैटल की कैसे ध्यान रखनी है कि आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो पाए। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइसेस को लेकर के, क्योंकि जो मार्केट के अंदर में जो दूध नॉर्मल मिल रहा है वो आप लगा लीजिए 60 रुपए पर लीटर, 58 to 60 रुपीज पर लीटर। लेकिन A2 की तरफ अगर कस्टमर शिफ्ट होता है, वहां पे प्राइसेस सडनली इंक्रीज करते हैं 100 रुपीज प्लस, कहीं कहीं तो मैंने ये देखा 200 रुपीज। उसको आप किस नज़र से देख? डेफिनेटली सर देखो, उसकी जो लॉजिस्टिक है, उसके ऑपरेशंस कॉस्ट तो डेफिनेटली हाई होते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा लो होता है। तो हमारे पास आनंदा में ऑर्गेनिक मिल्क एंड ऑर्गेनिक घी भी आता है। तो उसके जो मैंने आपको अपने फार्म के बारे में बताया, तो हमारा जो नॉर्मल जो घी है, हम नॉर्मल हमारा जो घी की प्राइसिंग आज की तारीख में वो 680 रुपीज़ है। और ऑर्गेनिक घी, हम वही ऑर्गेनिक घी है जो हमारा फार्म से आता है, वो 1000 रुपीज़ का सेल करते हैं, क्योंकि उसके ऑपरेशन कॉस्ट इतने हाई होते हैं, उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट इतने हाई होते हैं, क्योंकि उसकी जो वॉल्यूम है वो उतना छोटा होता है। तो डिफरेंस तो आता ही है सर। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, क्या लगता है प्राइस क्या होना चाहिए दूध का? तो कंज्यूमर को जो नॉर्मल जो मिल्क की जो प्राइसिंग होनी चाहिए, मिनिमम 800-900 रुपये किलो फैट के तो होने ही चाहिए। जो केजी में हम फैट खरीदते हैं, अगर दूध में वो कन्वर्ट करते हैं तो 70-72 रुपीज़ तक तो होनी चाहिए फार्मर को, तभी फार्मर को वाइबल हो पाएगा। रजत, आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए मिल्क का, बफेलो मिल्क का और काऊ मिल्क का? हम जो दूध खरीदते हैं वो प्रो रेटा बेस पे खरीदते हैं, तो उसमें गाय के दूध का तो कम से कम आदमी को, किसान को 60 रुपये मिलना चाहिए और भैंस के दूध का कम से कम 70 रुपये मिलना चाहिए। सोमना, आपको क्या लगता है क्या प्राइस फार्मर को मिलना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिविटी की तरफ, पशुपालन की तरफ अट्रैक्ट हो? क्या प्राइसेस होने चाहिए दूध के? देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को अपने घर भी चलाने हैं, तो घर चलाने के हिसाब से उनके हर साल प्राइसेस भी बढ़ने चाहिए। किस तरह की सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम ये चाहेंगे कि वो ये देखे कि हम किस स्टेट में हैं। जैसे यूपी हमारा बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जी, उसमें हमारे को इस चीज़ में सपोर्ट करे कि मिलावट कंट्रोल कराएं, बिल्कुल मिलावट पे रोक लगाएं। जैसे गुजरात से आजकल मिलावटी घी आ रहे हैं, जैसे आपने लड्डू के बारे में बोला, इस टाइप का कोई भी एक्ट किसी भी तरीके से इनकरेज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि आगे कोई भी अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो उस पर स्ट्रिक्ट पाबंदी हो और कोई डरे ऐसे काम करने से। इसके अलावा वो हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट दे कि हम फार्मर्स को ये प्राइसेस प्रोवाइड करवा पाए। उसके लिए जैसे जीएसटी है, आज की डेट में घी पे 12% जीएसटी है, जो कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हमारे लिए। तो हम चाहेंगे कि वो 12% से इसको 5% करें, जिससे कि हम आगे ये जो प्राइस बेनिफिट है अपने फार्मर्स, अपने किसान भाइयों को और बहनों को पास ऑन कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही खास मेहमानों का। जहां तक लगता है, देखिए किसान के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है,
पशुपालन उद्योग लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, जगह जगह के ऊपर पे छोटी छोटी डेयरी भी डेवलप होने लगी है। जो आज की तारीख के अंदर में 124 अरब डॉलर का जो बाजार है वो बढ़ करके 230 अरब डॉलर का होने वाला है अगले 6 साल के अंदर में। अब यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर के एक है कि प्राइस क्या होने चाहिए। निश्चित तौर के ऊपर पे प्राइसेस के बीच के अंदर में एक स्ट्रेंथ दिखाई देगी, दूध के अंदर भी बढ़ोतरी जरूर दिखाई देगी उसके प्राइसेस के अंदर में, भाव के अंदर में। और वहीं पर इसका जो मार्केट साइज स्प्रेड हो रहा है वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो यानी कि अगर किसान डेयरी उद्योग की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो वहां से भी उनको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती हुई दिखाई दे सकती है। आप तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।